आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे कॉर्पोरेट जगत को हिला के रख दिया था। एक ऐसा ब्रांड जो रातों रात भारत का सबसे टॉप मोबाइल ब्रांड बन गया और फिर अचानक से जैसे कहीं गायब ही हो गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं माइक्रोमैक्स की। इस एपिसोड में हम उन रणनीतियों और उन भारी गलतियों की पूरी पिक्चर डिकोड करेंगे जो इसके शानदार उभार और फिर भयानक पतन का कारण बनी। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 21,000 करोड़ रुपए। साल 2014 के आसपास माइक्रोमैक्स की वैल्यूएशन इसी जादुई आंकड़े को छू रही थी। ये वो दौर था जब हर मोबाइल की दुकान पर सिर्फ इसी ब्रांड का बोर्ड टंगा होता था। बॉलीवुड के सुपरस्टार्स छोड़िए, हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ह्यू जैकमैन तक इसके विज्ञापनों में नजर आते थे। ऐसा लग रहा था मानो इंडिया में इस ब्रांड को कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर वो 21,000 करोड़ का विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया और उसकी वैल्यूएशन सिकुड़कर सिर्फ 1,500 करोड़ रह गई। मतलब ये कोई आम बिजनेस लॉस नहीं था, ये एक बहुत बड़ा क्रैश था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? इतने सफल ब्रांड ने अचानक ऐसा कौन सा गलत मोड़ ले लिया? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ऑब्जर्विंग द रियल इंडिया। क्योंकि इस कंपनी की शुरुआत असल में वहां से हुई ही नहीं जहां से हम और आप आमतौर पर सोचते हैं। कहानी शुरू होती है 1999 से। 4 दोस्तों ने मिलकर माइक्रोमैक्स सॉफ्टवेयर नाम की एक कंपनी शुरू की, जिसका काम था टेलीकॉम कंपनीज के लिए पीसीओ बिलिंग मशीन बनाना। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन 2004 आते आते मोबाइल फोन सस्ते होने लगे। अब जाहिर सी बात है, जब हर हाथ में मोबाइल होगा तो पीसीओ का बिजनेस तो खतरे में आएगा ही। अपना पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बिजनेस डूबता देख उन्हें लगा कि अब कुछ नया करना ही होगा। और फिर 2007 में आया वो टर्निंग पॉइंट जब को-फाउंडर राहुल शर्मा पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव के दौरे पर गए। उसी एक ट्रिप ने 2008 में उनके पहले फोन माइक्रोमैक्स X1i की नींव रखी। उस गांव में राहुल शर्मा ने जो देखा, उसने उनका पूरा नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने देखा कि बिना बिजली के एक पीसीओ बूथ एक भारी भरकम ट्रक की बैटरी से चल रहा था और हर रात उस बैटरी को 12 किलोमीटर दूर सिर्फ इसीलिए ले जाया जाता था ताकि उसे चार्ज किया जा सके। बस यहीं से वो $1 बिलियन आइडिया क्लिक कर गया। उन्हें समझ आ गया कि भाई, असली भारत को महंगे और फैंसी फीचर्स नहीं चाहिए, उन्हें ऐसे उपकरण चाहिए जो तब भी साथ निभाएं जब बिजली हफ्तों तक ना आए। और फिर शुरू होता है हमारा दूसरा सेक्शन, डिसरप्टिंग द जाइंट्स। अब सवाल यह था कि बिना किसी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अनुभव के ये नई कंपनी उन दिग्गजों से कैसे टकराती जिनका मार्केट में 60% से ज्यादा कब्जा था। इसका सीधा सा जवाब था रोजमर्रा की जरूरतें। उन्होंने जो अपना पहला फोन X1i उतारा ना, उसमें 1800 mAh की बड़ी बैटरी दी जो पूरे 23 दिनों का स्टैंड बाय टाइम देती थी। इसके बाद वो ड्यूल सिम फोन लेकर आए, क्योंकि उस वक्त लोग सस्ते कॉल रेट्स के लिए बार बार सिम बदलते रहते थे। साथ ही कॉल रिकॉर्डिंग और बहुत तेज आवाज वाले बड़े स्पीकर्स जैसे फीचर्स भी दिए। ये वो फीचर्स थे जो लोगों की असल रोजमर्रा की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। नतीजा, शुरुआती 10,000 टेस्ट यूनिट्स सिर्फ 10 दिनों में ही बिक गए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के दम पर। लेकिन देखिए, बिजनेस में सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट होना काफी नहीं है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी सॉलिड होना चाहिए। उस समय नोकिया और सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड्स दुकानदारों को सिर्फ 1 से 2% का मार्जिन देते थे। माइक्रोमैक्स ने यहां एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने सीधे 4 से 5% का मार्जिन ऑफर किया। अब आप ही सोचिए, एक दुकानदार किस फोन को बेचना चाहेगा? अचानक से हर रिटेलर ग्राहकों को खुद आगे बढ़कर माइक्रोमैक्स के फोन थमाने लगा। और जैसे जैसे दुनिया स्मार्टफोन्स की तरफ शिफ्ट हो रही थी, माइक्रोमैक्स ने भी सही समय पर कैनवस 2 जैसे अफोर्डेबल एंड्रॉयड फोन मार्केट में उतार दिए। बड़ी स्क्रीन, शानदार प्रोसेसर और वो भी आधी कीमत पर। इसी जबरदस्त रणनीति के दम पर 2014 आते आते उन्होंने 22% मार्केट शेयर पर कब्जा कर लिया और भारत के नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन गए। ये एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन हर बड़े उछाल के बाद अगर आप सावधान ना रहें तो एक बड़ी गिरावट आपका इंतजार कर रही होती है। चलिए आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, द फेटल 4G ब्लाइंड स्पॉट। भले ही माइक्रोमैक्स का रेवेन्यू आसमान छू रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ढांचागत कमजोरियां पनप रही थीं। जब शाओमी, ओप्पो और वीवो जैसे चीनी ब्रांड्स ने भारतीय बाजार में एंट्री ली तो मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा हो गया। आप इस तुलना को देखिए। माइक्रोमैक्स अपनी रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी तरह से चीन पर निर्भर था। सब कुछ आउटसोर्स हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ इन विदेशी कंपनियों के पास खुद का इन हाउस R&D और मैन्युफैक्चरिंग थी।
इसका सीधा सा मतलब ये था कि वो मार्केट के हिसाब से बहुत तेजी से नए फीचर्स ला सकते थे, जबकि माइक्रोमैक्स इनोवेशन की इस रेस में बहुत पीछे छूट गया। लेकिन जो सबसे बड़ा, सबसे जानलेवा झटका था, वो अभी बाकी था। साल 2016 रिलायंस जियो ने भारत में अपनी फ्री 4G सर्विस लॉन्च कर दी। पूरे देश में मानो रातों रात 4G इंटरनेट की आंधी आ गई। लेकिन माइक्रोमैक्स ने इस 4G बदलाव को पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर दिया। जब पूरी दुनिया तेजी से 4G की तरफ भाग रही थी, तब उनके गोदाम 3G फोन के भारी भरकम स्टॉक से भरे पड़े थे। अब उन 3G फोन्स को कोई क्यों ही खरीदता? ये एक ऐसी तकनीकी चूक थी जिसने कंपनी की कमर ही तोड़ दी। विदेशी कंपनियों का दबाव और 4G में पिछड़ जाना, इन दोनों चीजों का असर विनाशकारी रहा। 2014 में जो रेवेन्यू 11,000 करोड़ रुपए था, वो 2018 तक गिरकर मात्र 4300 करोड़ रह गया। और 2019 आते आते एक समय का मार्केट लीडर 1% से भी कम मार्केट शेयर पर सिमट कर रह गया। इस भारी पतन के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल जहन में आता है। चलिए हमारे आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। इज अ कमबैक पॉसिबल? तो जब स्मार्टफोन का साम्राज्य ढह गया, तो क्या कहानी वहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। व्यापार में सर्वाइवल बहुत जरूरी है। माइक्रोमैक्स ने खुद को रीस्ट्रक्चर किया और वापस ग्रामीण बाजारों के लिए फीचर फोन पर अपना फोकस शिफ्ट कर लिया। इसके अलावा उन्होंने LED टीवी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजार में भी कदम रखा। और सबसे दिलचस्प बात, फाउंडर्स भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहे। राहुल शर्मा ने तो रिवॉल्ट मोटर्स के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिल्कुल नए सेक्टर में भी अपनी किस्मत आजमाई। मतलब बिजनेस में पिवट करना कभी नहीं रुकता। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। टेक इंडस्ट्री बहुत ही निर्मम है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हमने हाल ही में एक और भारतीय ब्रांड लावा को एक नई रणनीति के साथ शानदार वापसी करते हुए देखा है। तो क्या भविष्य में माइक्रोमैक्स भी कभी वैसी ही वापसी कर पाएगा? क्या सही विजन और रणनीति से किसी भी डूबते हुए ब्रांड में फिर से जान फूंकी जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें व्यापार और तकनीक की इस बदलती दुनिया के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।